रात का सन्नाटा था। दूर दूर तक कोई आवाज नहीं थी। हवाओं में एक अजीब सी ठंडक और बेचैनी घुली हुई थी। मैं, अंशुल, एक अनुभवी कहानीकार, उस सुनसान घर के दरवाजे पर खड़ा था। ये घर, जिसे गांव वाले भूतिया हवेली कहते थे, अब मेरी जिज्ञासा का केंद्र बन चुका था। यह सब तब शुरू हुआ जब मेरे पास एक अजीब पैकेट आया। उसमें एक पुरानी लकड़ी की गुड़िया थी। उस गुड़िया की आंखें, वो लाल आंखें, मेरे दिल में एक अजीब डर और आकर्षण भर देती थीं। उसके साथ एक चिट्ठी थी जिसमें लिखा था, यह गुड़िया मत रखो, यह तुम्हारी जिंदगी बदल देगी या खत्म कर देगी। पर मेरी उत्सुकता ने मेरे डर को दबा दिया। उस रात मैंने गुड़िया को टेबल पर रखा और चाय बनाने चला गया। टेबल से किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। मैंने सोचा शायद मेरा वहम होगा, लेकिन जब मैंने गुड़िया की ओर देखा तो उसकी आंखें पहले से ज्यादा लाल हो चुकी थीं। रात के अंधेरे में उस गुड़िया की लाल आंखें मेरे मन में कई सवाल उठा चुकी थीं। सुबह होते ही मैंने गांव वालों से इसके बारे में पूछने की ठानी। मैं शिवसेसी की शिवपुर नाम के छोटे से गांव में था, जो इस भूतिया हवेली के नाम से कुख्यात था। गांव के बुजुर्गों से पूछताछ शुरू हुई। सबसे पहले मैं पंडित जी के पास गया, जो गांव के सबसे जानकार और अनुभवी व्यक्ति माने जाते थे। उनके माथे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गईं जब मैंने गुड़िया का जिक्र किया। तुमने वो गुड़िया कहां से पाई? पंडित जी ने गंभीर स्वर में पूछा। ये मुझे एक पैकेट में भेजी गई थी, मैंने जवाब दिया। वो गुड़िया इस हवेली की है, उसके साथ मत खेलना, उसका अतीत बहुत भयावह है, पंडित जी ने चेतावनी दी। उनकी बातों ने मेरी जिज्ञासा और बढ़ा दी। मैंने जिद की, पंडित जी, मुझे सब कुछ बताइए। इस हवेली और गुड़िया का क्या राज है? पंडित जी ने एक गहरी सांस ली और कहा, यह कहानी 50 साल पुरानी है। इस हवेली में एक जमींदार का परिवार रहता था। उनकी छोटी बेटी माया बहुत प्यारी और मासूम थी, लेकिन उसकी मौत रहस्यमयी हालातों में हुई। और गुड़िया? मैंने पूछा। गुड़िया माया की सबसे प्यारी चीज थी। उसकी आत्मा इसी गुड़िया में कैद है। कहते हैं जो भी इसे अपने पास रखता है वो मौत को गले लगाता है, पंडित जी ने कहा। उनकी बात खत्म होते ही हवाओं में एक अजीब सी सरसराहट गूंजी। लगा जैसे कोई हमें सुन रहा हो। गांव की एक बूढ़ी महिला जो पास ही खड़ी थी मेरी ओर आई और फुसफुसाई, तुम्हें उस हवेली के पास नहीं जाना चाहिए। माया आज भी वहां है, गुड़िया के साथ। अब तक मेरी हिम्मत को डर का एक अंश छूने लगा था, लेकिन जिज्ञासा ने डर पर हावी रहना तय किया। उस शाम मैं हवेली के पास गया। यह हवेली टूटी फूटी और वीरान थी। उसके दरवाजे पर बड़े बड़े कांटों का जाल था। अचानक मैंने महसूस किया जैसे किसी ने मेरा नाम पुकारा हो। अंशुल। मैंने पीछे मुड़कर देखा, पर कोई नहीं था। हवेली की टूटी हुई खिड़कियों से हवा की सनसनाहट और भीतर से आती हल्की हंसी की आवाज ने मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दी। क्या यह माया की आत्मा थी या मेरा भ्रम? हवेली के बाहर खड़े खड़े मेरी धड़कनें तेज हो गई थीं। एक पल को लगा पीछे मुड़कर लौट जाना चाहिए, लेकिन फिर वह गुड़िया और माया की कहानी ने मेरी जिज्ञासा को और गहरा कर दिया। मैंने अपने अंदर के डर को दबाया और हवेली के जर्जर दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा एक भयानक चरमराहट के साथ खुला। अंदर अंधेरा था, लेकिन एक पुरानी लालटेन की रोशनी ने रास्ता दिखाने में मदद की। हवेली की दीवारों पर उखड़ा हुआ प्लास्टर और जाले लटक रहे थे, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि वहां का माहौल असामान्य रूप से ठंडा था। मैंने कमरे का मुआयना शुरू किया। दीवारों पर धुंधली पेंटिंग्स थीं, जिनमें एक छोटी बच्ची की तस्वीर साफ झलक रही थी। वह बच्ची माया ही थी।
उसकी मासूमियत से भरी आंखें तस्वीर में तो प्यारी लग रही थीं, लेकिन उसकी आत्मा को लेकर मेरी जिज्ञासा डर में बदल रही थी। तभी एक हल्की हंसी गूंजी। मैंने तुरंत पलटकर देखा, पर वहां कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही मैंने अपनी लालटेन की रोशनी आगे बढ़ाई, एक पुराना लकड़ी का झूला धीरे धीरे हिलता हुआ दिखा। वह झूला अपने आप कैसे हिल सकता था? मुझे यहां से कुछ जरूरी जवाब चाहिए, मैंने खुद से कहा और अपनी हिम्मत बांधकर उस झूले के पास गया। झूले के नीचे एक छोटी सी डायरी पड़ी थी। मैंने उसे उठाया। उस पर लिखा था, माया की डायरी। डायरी के पन्ने पलटते हुए मैंने माया के बचपन की बातें पढ़ीं। वह बेहद खुश मिजाज और मासूम थी, लेकिन एक पन्ने पर कुछ ऐसा लिखा था जिसने मुझे हिलाकर रख दिया। पापा ने कहा, अगर मैं कुछ कहूंगी तो मुझे भी मां की तरह सजा दी जाएगी, लेकिन मुझे डर नहीं लगता। मेरी गुड़िया हमेशा मेरी रक्षा करेगी। क्या माया की मौत कोई दुर्घटना नहीं थी? क्या उसे उसके ही पिता ने मारा था? डायरी में आखिरी पन्ना फटा हुआ था, लेकिन वहां खून के धब्बे थे। उसी वक्त मैंने पीछे से एक बच्चे की धीमी आवाज सुनी, तुम मेरी डायरी क्यों देख रहे हो? मैंने झटके से पलटकर देखा। वहां वही गुड़िया पड़ी थी जो मेरे पास भेजी गई थी, लेकिन अब उसकी आंखें लाल नहीं थीं, बल्कि पूरी तरह काली हो चुकी थीं, और ऐसा लगा जैसे वह मुझे घूर रही हो। तभी दरवाजे के पास जोरदार धमाका हुआ। मैंने भागकर बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। हवेली में अब मुझे हर कोने से फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थीं। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे यहां से आजाद करो। गुड़िया अब धीरे धीरे झूले पर हिलने लगी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। यह सब मेरे लिए एक खतरनाक खेल जैसा लगने लगा। मैंने घबराकर गुड़िया को उठाया और चिल्लाया, क्या चाहिए तुम्हें? गुड़िया से एक धीमी लेकिन गूंजती हुई आवाज निकली, मेरा सच सुनो, फिर फैसला करो। हवेली में सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे के पीछे एक खौफनाक एहसास छिपा हुआ था। मैं वहीं खड़ा था। गुड़िया मेरी हाथों में थी और उसकी काली आंखें मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रही थीं। उसकी धीमी आवाज अब साफ सुनाई दे रही थी, मुझे इंसाफ चाहिए। गुड़िया ने यह शब्द दोहराए और उसी पल हवेली की दीवारों से एक अजीब सी सरसराहट शुरू हो गई। लगा जैसे हर कोने से कुछ जीवंत हो उठा हो। मैंने डरते डरते पूछा, कौन हो तुम और क्या चाहती हो? उसकी आवाज अब स्पष्ट और भारी थी, मैं माया हूं, इस हवेली की बेटी। मुझे मेरे पिता ने मारा था और अब मैं इस गुड़िया में कैद हूं। मेरी सांसें रुक गईं। माया की आत्मा ने खुद को मेरे सामने प्रकट किया था। हवेली की ठंडी हवा अब तेज हो गई थी और हर कोने से आवाजें आने लगी थीं। मुझे न्याय चाहिए, मुझे शांति चाहिए। तभी मैंने महसूस किया कि हवेली के दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा है। मैंने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक हवेली के फर्श पर खून के धब्बे दिखने लगे। वे धब्बे धीरे धीरे हवेली के सबसे बड़े कमरे की ओर जाने का इशारा कर रहे थे। मैं उन धब्बों का पीछा करते हुए उस कमरे तक पहुंचा। वह कमरा हवेली का मुख्य हॉल था। वहां एक पुरानी अलमारी के दरवाजे खुले हुए थे। अलमारी में माया की कुछ पुरानी चीजें थीं, एक जोड़ी जूते, एक तस्वीर और एक चाबी। तभी गुड़िया ने फिर से बात की, यह चाबी मेरे कमरे की है, वहां से सच पता चलेगा। मैंने चाबी उठाई और सीढ़ियों से ऊपर माया के कमरे की ओर बढ़ा। सीढ़ियां चढ़ते वक्त ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पीछे चल रहा हो। हर कदम के साथ मेरी धड़कनें तेज हो रही थीं। जब मैं माया के कमरे के दरवाजे पर पहुंचा तो वहां बड़ा सा ताला लगा हुआ था। मैंने चाबी से ताला खोला। दरवाजा चरमराता हुआ खुला और कमरे के अंदर एक अजीब सी गंध फैली हुई थी। कमरे में एक पुराना पलंग
एक टूटी हुई खिड़की और दीवार पर खून के धब्बे थे। दीवार पर खून से कुछ लिखा हुआ था, मुझे बचा लो। उस पल मैं समझ गया कि माया की आत्मा को इंसाफ की जरूरत है। लेकिन तभी कमरे के कोने से एक भयानक चीख गूंजी। एक परछाई तेजी से मेरी ओर बढ़ी और फिर गायब हो गई। मैंने कमरे में और जांच शुरू की। वहां एक और डायरी पड़ी थी। उसमें लिखा था, पापा ने कहा कि अगर मैं कुछ बोलूंगी तो वह मुझे भी मां की तरह खत्म कर देंगे। मुझे डर लगता है, लेकिन अगर मैं मर भी जाऊं तो मैं अपनी कहानी सुनाने वापस आऊंगी। डायरी के इन शब्दों ने मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दी। अचानक गुड़िया फिर से मेरे हाथों में आ गई। वह झटके से हिलने लगी। उसकी आंखों से खून की बूंदें टपकने लगीं। तभी दरवाजे पर जोर से धमाका हुआ। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे कमरे से बाहर खींचने की कोशिश कर रही हो। तुमने मेरा सच जान लिया है। अब तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो मुझे न्याय दिलाओ या इसी हवेली का हिस्सा बन जाओ। उसकी आवाज अब और गहरी और खतरनाक हो गई थी। मैंने गुड़िया को जमीन पर फेंक दिया और भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली का दरवाजा अब पूरी तरह बंद हो चुका था। हवेली में अब हर कोना भयानक और जीवित लगने लगा था। गुड़िया की चेतावनी और कमरे में लिखे खून के शब्द मेरे दिमाग में गूंज रहे थे, लेकिन मेरे पास कोई और चारा नहीं था। मुझे माया की आत्मा की बात सुननी थी, वरना वह मुझे इस हवेली से बाहर नहीं जाने देगी। गुड़िया अब भी वहीं पड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों से खून टपकना बंद हो चुका था। मैंने उसकी ओर देखा और धीरे से पूछा, माया, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, लेकिन पहले मुझे सब कुछ बताओ। तुम्हारे साथ क्या हुआ था? गुड़िया अचानक मेरे हाथों में उछल गई और हवेली की दीवारों पर एक अजीब सी आवाज की आवाज गूंजने लगी। फिर एक मासूम लेकिन दर्द भरी आवाज सुनाई दी, मैं माया हूं, पापा ने मुझे मारा। उसकी आवाज इतनी मासूम थी कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने पूछा, क्यों मारा तुम्हें, और तुम्हारी मां का क्या हुआ? गुड़िया की आंखें एक बार फिर चमक उठीं और हवेली के कोने में एक परछाई उभरने लगी। यह एक छोटी बच्ची की परछाई थी। वह गुड़िया की ओर इशारा करते हुए बोली, यह मेरी दुनिया है, मेरी आत्मा यहीं कैद है। मेरी मां को पापा ने मारा था क्योंकि वह उन्हें धोखा देना चाहती थी, और जब मैंने यह देखा तो पापा ने मुझे भी मार दिया। माया की आवाज गूंजती रही। मुझे गुड़िया से बहुत प्यार था। जब पापा ने मुझे मारा तो मेरी आत्मा इस गुड़िया में समा गई। तब से मैं यहीं हूं, इंसाफ के इंतजार में। अब पूरी कहानी धीरे धीरे समझ आने लगी थी। यह एक दर्दनाक परिवार का अंत था, जिसमें मासूम माया और उसकी मां को उनके अपने ही पिता ने मार दिया। लेकिन क्यों? क्या माया का पिता वाकई इतना क्रूर था, या इसके पीछे कुछ और था? तभी हवेली की खिड़कियां जोर से खुलने लगीं। तेज हवाओं ने मुझे कमरे से बाहर धकेल दिया। अब मैं हवेली के मुख्य हॉल में था। अचानक मुझे दीवार पर एक और खून से लिखा हुआ संदेश दिखा, पापा को ढूंढो। क्या माया के पिता अब भी जिंदा थे, या उनकी आत्मा भी इस हवेली में कैद थी? मैंने तय किया कि इस रहस्य को सुलझाना होगा। मैंने माया से पूछा, तुम्हारे पिता कहाँ हैं? क्या उनकी आत्मा भी यहीं है? गुड़िया से एक धीमी लेकिन डरावनी हंसी गूंजी। पापा को मरने दो, वो इस हवेली के अंदर हैं, लेकिन उनके पास अब भी ताकत है। अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो तुम भी मर जाओगे। यह सुनकर मेरा खून जम गया। हवेली में अब सिर्फ माया की आत्मा ही नहीं, बल्कि उसके पिता की क्रूरता भी जीवित थी। अब तुम्हें तय करना होगा, माया की आवाज गूंजी। क्या तुम मुझे इंसाफ दिलाओगे या अपनी जान गंवाओगे? मैंने ठान लिया कि मैं इस रहस्य को पूरी तरह सुलझाकर माया को उसकी मुक्ति दिलाऊंगा।
लेकिन यह काम आसान नहीं था। तभी गुड़िया ने फुसफुसाते हुए कहा, पहले वह कमरा खोलो जहां पापा ने मुझे मारा था। वहां से तुम्हें सच का दूसरा हिस्सा मिलेगा। हवेली में अब और डरावनी घटनाएं होने लगीं। खिड़कियां अपने आप बंद और खुल रही थीं। हवाएं तेज थीं और दरवाजों पर लगातार दस्तक हो रही थी। मैंने माया का निर्देश मानकर उस कमरे की ओर बढ़ना शुरू किया। वह कमरा हवेली के दूसरे छोर पर था। जैसे ही मैंने उस कमरे का दरवाजा खोला, वहां का माहौल बिल्कुल अलग था। कमरे के अंदर एक लकड़ी का तख्त था जिसके नीचे एक पुरानी पेटी रखी थी। पेटी को खोलने के लिए एक और चाबी की जरूरत थी। माया ने धीरे से कहा, चाबी मां के गहनों के बक्से में है, उसे ढूंढो। अब मुझे एक और सुराग मिल चुका था। यह सिर्फ माया की कहानी नहीं थी, बल्कि उसके परिवार की क्रूरता और रहस्यों का ऐसा जाल था जो मेरी जान भी ले सकता था। हवेली अब तक एक जीते जागते दुर्दो स्वप्न में बदल चुकी थी। हर कदम पर ऐसा लगता जैसे कोई छाया मेरा पीछा कर रही हो। माया की आत्मा ने मुझे गहनों के उस बक्से को ढूंढने के लिए कहा था जिसमें रहस्य की चाबी छुपी थी, लेकिन वह बक्सा कहां था? मैंने हवेली के हर कोने की तलाशी लेना शुरू की। अंधेरे और खामोशी के बीच कदम बढ़ाना किसी साहसिक यात्रा जैसा लग रहा था। अचानक मुझे सीढ़ियों के नीचे एक छोटी सी अलमारी दिखी। उसकी दरारों से हल्की रोशनी झांक रही थी। जैसे ही मैंने अलमारी का दरवाजा खोला, वहां एक पुराना बक्सा रखा हुआ था। वह बक्सा भारी और लकड़ी का था, जिस पर धूल और जाले लगे हुए थे, लेकिन उसकी सतह पर एक अजीब चीज थी, खून से बने निशान। निशान कुछ लिखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन साफ पढ़ा नहीं जा रहा था। बक्सा खोलने के लिए मुझे हिम्मत जुटानी पड़ी। जैसे ही मैंने उसे खोला, अंदर एक पुरानी डायरी, एक चाबी और कुछ गहने रखे थे। उस डायरी पर लिखा था, अनामिका की कहानी। डायरी खोलते ही हवेली के अंदर तेज हवाएं चलने लगीं। पन्ने खुद ब खुद पलटने लगे और फिर वह पन्ना खुला जिस पर अनामिका, माया की मां, की आखिरी लिखावट थी। मेरे पति ने मेरी जान लेने की कोशिश की, लेकिन मेरी बेटी मेरी आंखों के सामने मारी गई। उसकी आत्मा अब कभी शांति नहीं पाएगी। वह अपने पिता से बदला चाहती है। यह पढ़ते ही मुझे लगा जैसे किसी ने मेरी पीठ पर हाथ रखा हो। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी गुड़िया से आवाज आई, यह सब सिर्फ शुरुआत है। मेरे पापा का सच अब तुम्हारे सामने आएगा। चाबी मेरे हाथ में थी। यह उसी कमरे की चाबी थी जहां माया की हत्या हुई थी। मैंने उस कमरे की ओर बढ़ना शुरू किया। हर कदम के साथ हवेली की भयावहता बढ़ती जा रही थी। कमरा खुला और भीतर का दृश्य दिल दहला देने वाला था। दीवारों पर खून के धब्बे थे, फर्श पर टूटे हुए खिलौने पड़े थे और बीच में एक पुरानी कुर्सी रखी थी। कुर्सी के पास एक लोहे का डंडा पड़ा था जिस पर खून के सूखे निशान थे। तभी गुड़िया ने कहा, यही मेरी जान ली गई थी। यही वह जगह है जहां पापा ने मुझे मारा। कमरे की दीवारों पर अचानक चित्र उभरने लगे। यह चित्र उस भयानक रात की कहानी बयान कर रहे थे। मैंने देखा कि माया का पिता एक गुस्से में भरा हुआ आदमी था, जिसने अनामिका को बेरहमी से मारा और माया को अपनी गुस्से का शिकार बनाया। अब मेरे सामने दो सवाल थे। क्या माया का पिता अभी भी इस हवेली में है? अगर वह मर चुका है तो उसकी आत्मा का क्या हुआ? गुड़िया की आंखें एक बार फिर चमकने लगीं। उसने कहा, पापा इस हवेली का हिस्सा बन गए हैं। उनकी आत्मा यहां छुपी हुई है। अगर तुमने उन्हें नहीं हराया तो तुम भी इस हवेली का हिस्सा बन जाओगे। मैंने साहस जुटाकर पूछा, कैसे हराऊं उन्हें? मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। गुड़िया ने फुसफुसाते हुए जवाब दिया, तुम्हें उस लोहे के डंडे का इस्तेमाल करना होगा। वह डंडा उस खून से सना है जो मेरे पापा के पापों का प्रतीक है।
इसी डंडे से तुम उनकी आत्मा को खत्म कर सकते हो। मैंने डंडा उठाया और उसी पल हवेली के हर कोने से चीखें गूंजने लगीं। यह माया के पिता की आत्मा थी जो मुझे रोकने की कोशिश कर रही थी। तभी कमरे के दरवाजे अपने आप बंद हो गए और एक काली परछाई मेरी ओर बढ़ने लगी। यह परछाई माया के पिता की थी, जिसने अब मेरे सामने अपने असली रूप में प्रकट होना शुरू कर दिया था। हवेली के कमरे में अंधेरा गहराता जा रहा था। दीवारों पर परछाइयों का खेल तेज हो चुका था। मेरे हाथ में लोहे का वह डंडा था जिसे माया ने अपने पिता की आत्मा को खत्म करने का हथियार बताया था। लेकिन मेरा मन अब भी इस सवाल से उलझा हुआ था, क्या मैं एक आत्मा को हराने में सक्षम हूं? कमरे के कोने से वह काली परछाई आकार लेने लगी। कुछ ही क्षणों में वह एक डरावनी आकृति में बदल गई। वह आदमी जो माया का पिता था, अब मेरी आंखों के सामने अपनी रूहानी ताकतों के साथ खड़ा था। उसकी आंखें आग जैसी चमक रही थीं और उसकी आवाज गहरी और गुस्से से भरी थी। तुमने मेरी शांति को भंग किया है, उसने गरजते हुए कहा। यह हवेली मेरी है। माया और उसकी मां मेरी थीं। कोई उन्हें मुझसे नहीं छीन सकता, न उनकी कहानियां सुन सकता है। मैंने हिम्मत जुटाकर जवाब दिया, तुमने अपनी पत्नी और बेटी की जान ली। उनकी आत्माओं को इस हवेली में कैद कर रखा है। तुम्हें अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा। यह सुनकर वह आत्मा भड़क उठी। हवेली की दीवारें हिलने लगीं, खिड़कियां टूटकर गिरने लगीं और हवा इतनी तेज हो गई कि मुझे संभलना मुश्किल हो गया। वह मेरी ओर बढ़ा और बोला, तुम्हें यहां से कभी जिंदा नहीं जाने दूंगा। गुड़िया अब भी मेरे पास थी। अचानक उसकी आंखें लाल होकर चमकने लगीं। माया की आवाज गूंजी, डरो मत, उस डंडे का इस्तेमाल करो, उसके सीने पर वार करो, यही तुम्हारा बचाव है। मैंने लोहे का डंडा कसकर पकड़ा और पूरी ताकत के साथ आत्मा की ओर बढ़ा। लेकिन जैसे ही मैंने वार करना चाहा, उसने मुझे हवा में उछाल दिया। मैं जमीन पर गिर पड़ा और मेरी पीठ में तेज दर्द होने लगा। लेकिन मुझे हार मानने का समय नहीं था। मैंने फिर से हिम्मत जुटाई और खड़ा हुआ। आत्मा ने हवेली के कोने कोने से अपनी काली परछाइयों को बुलाना शुरू कर दिया। अब ऐसा लग रहा था जैसे पूरी हवेली उसके काबू में हो। वह धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रहा था और मैंने डंडा उठाकर पूरी ताकत से उसकी छाती पर वार कर दिया। अचानक आत्मा जोर से चीखने लगी। उसके शरीर से धुएं जैसी काली रोशनी निकलने लगी। वह दर्द में तड़प रहा था, लेकिन अभी पूरी तरह हार नहीं मान रहा था। उसने अपनी आखिरी ताकत से हवेली को हिलाने की कोशिश की। छत से लकड़ियां गिरने लगीं और एक खिड़की का बड़ा कांच टूटकर मेरे पास गिरा। गुड़िया की आवाज फिर से गूंजी, एक आखिरी वार करो, जल्दी करो, वरना वह फिर से ताकतवर हो जाएगा। मैंने अपने डर को किनारे रखते हुए एक बार और ताकत जुटाई और लोहे के डंडे को उसके सीने के बीचों बीच घोंप दिया। इस बार उसकी चीखें और तेज हो गईं। पूरी हवेली थरथराने लगी और वह आत्मा धीरे धीरे धुएं में बदलने लगी। कुछ ही पलों में वह पूरी तरह गायब हो गया। हवेली की खिड़कियां और दरवाजे अब स्थिर हो चुके थे। हवा शांत हो गई थी। लेकिन अचानक गुड़िया ने मुझसे कहा, ध्यान रखना, उसने तुम्हारे साथ एक खेल खेला है। यह अंत नहीं है। यह सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने पूछा, क्या मतलब? मैंने तो उसे खत्म कर दिया। गुड़िया ने जवाब दिया, उसकी आत्मा अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। वह इस हवेली में कहीं छुपी हुई है। उसे पूरी तरह खत्म करने के लिए तुम्हें एक और राज जानना होगा। तभी दीवार पर एक नई लिखावट उभरने लगी। उसमें लिखा था, दूसरे कमरे में जाओ, वहां मेरी कहानी का आखिरी हिस्सा छुपा है। मैंने समझ लिया कि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। माया के पिता का प्रकोप अब भी इस हवेली में कहीं मौजूद है। मुझे सच को पूरी तरह उजागर करना होगा ताकि माया और उसकी मां की आत्माओं को शांति मिल सके। हवेली में सब कुछ शांत लग रहा था, लेकिन यह शांति एक बड़े तूफान का संकेत थी।
दीवार पर उभरे खून के शब्दों ने मुझे दूसरे कमरे की ओर इशारा किया था। माया की आत्मा ने कहा था कि वहां उसकी कहानी का आखिरी हिस्सा छुपा है। मैं धीमे कदमों से उस कमरे की ओर बढ़ने लगा। कदम के साथ हवेली के अंदर का डरावना माहौल और गहराने लगा। फर्श पर लकड़ियां चरमराती थीं, दीवारों पर हल्की हल्की सरसराहट सुनाई देती थी और ऐसा महसूस होता था कि कोई मुझे लगातार घूर रहा है। जैसे ही मैंने उस कमरे का दरवाजा खोला, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कमरे के अंदर का दृश्य और भी डरावना था। दीवारों पर अजीब सी आकृतियां बनी हुई थीं, मानो किसी बच्चे ने खून से कुछ बनाने की कोशिश की हो। बीच में एक पुरानी मेज रखी थी और मेज पर एक तांबे का संदूक रखा था। गुड़िया ने फुसफुसाते हुए कहा, यह वही संदूक है जिसमें मेरे पापा ने अपनी सबसे बड़ी सच्चाई छुपाई है। इसे खोलो, लेकिन संभल कर। मुझे समझ आ गया कि हवेली का असली राज इस संदूक के अंदर है। मैंने संदूक को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत भारी था। जैसे ही मैंने उसे थोड़ा सा उठाया, कमरे में तेज हवाएं चलने लगीं, खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगीं और दीवारों से एक भयानक चीख सुनाई दी। तभी माया की आत्मा ने मुझे चेतावनी दी, जल्दी करो, अगर उसने तुम्हें रोक लिया तो यह संदूक कभी नहीं खुलेगा। मैंने सारी ताकत लगाकर संदूक का ढक्कन खोला। अंदर एक पुरानी डायरी और एक तांबे का लोटा रखा था। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, यह मेरी कहानी है, विनीत की कहानी। मैं वह पिता हूं जिसने सब खत्म कर दिया। डायरी पढ़ते ही अचानक कमरे में एक भयंकर गूंज सुनाई दी। वह विनीत की आत्मा थी, जिसने अब पूरी ताकत से खुद को प्रकट कर दिया था। उसकी भयानक परछाई मेरे सामने थी। तुमने मेरी चीजें छुई, उसने गुस्से से गरजते हुए कहा। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। मैंने डरते हुए डायरी का दूसरा पन्ना पलटा। उसमें लिखा था कि विनीत को शक था कि उसकी पत्नी अनामिका उसे धोखा दे रही है। यह शक इतना गहरा हो गया कि उसने अनामिका को मार डाला। लेकिन जब माया ने यह सब देखा और अपने पिता से सवाल किया, तो गुस्से में आकर उसने अपनी बेटी को भी मार दिया। डायरी पढ़ते पढ़ते मुझे एहसास हुआ कि यह सब सिर्फ शक का नतीजा था। विनीत का पागलपन और गुस्सा उसकी आत्मा को इस हवेली से बांधकर रखे हुए थे। गुड़िया ने मुझे निर्देश दिया, तांबे के लोटे का इस्तेमाल करो, उसमें वह पवित्र जल है जो उसकी आत्मा को खत्म कर सकता है। मैंने लोटा उठाया, लेकिन विनीत की आत्मा ने मुझे रोकने की कोशिश की। हवेली के कोने कोने से काली परछाइयां उभरने लगीं। ऐसा लग रहा था कि वह मुझे दबोच लेगी। गुड़िया की आवाज फिर गूंजी, डर मत, लोटे का पानी उसके ऊपर डालो, यह उसकी आत्मा को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। मैंने लोटे को उठाया और विनीत की ओर भागा। उसकी परछाई अब मेरे बिल्कुल करीब थी। जैसे ही मैंने लोटे का पानी उसकी आत्मा पर छिड़का, वह जोर से चीखने लगा। उसकी चीख इतनी तेज थी कि हवेली की खिड़कियां और दरवाजे टूटने लगे। आत्मा दर्द में तड़प रही थी। उसकी काली परछाई धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। माया की आवाज एक बार फिर सुनाई दी, धन्यवाद, अब मेरी और मेरी मां की आत्मा को शांति मिलेगी। कमरे की दीवारों से रोशनी फूटने लगी। हवेली का माहौल बदलने लगा। वह काली ऊर्जा जो इस हवेली पर हावी थी, अब गायब हो चुकी थी। मैंने माया की गुड़िया को देखा। उसकी आंखों की चमक अब शांत हो चुकी थी। माया ने आखिरी बार कहा, तुमने मेरा बदला पूरा कर दिया, अब मैं और मेरी मां इस दुनिया को छोड़कर जा रहे हैं। गुड़िया अब एक साधारण खिलौना बन चुकी थी। हवेली में अब कोई हलचल नहीं थी। मैंने राहत की सांस ली और बाहर की ओर बढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही मैं हवेली के दरवाजे तक पहुंचा, मुझे पीछे से एक आवाज सुनाई दी, क्या सच में सब खत्म हो गया? यह आवाज मेरे मन में एक और डर पैदा कर गई। क्या वाकई विनीत की आत्मा खत्म हो गई थी, या यह केवल एक नया खेल था? हवेली की खामोशी में
वह एक सवाल गूंज रहा था। क्या सच में सब खत्म हो गया? मैंने पलट कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। मेरे हाथ अब भी गुड़िया को कसकर पकड़े हुए थे, जो अब शांत और सामान्य दिख रही थी। लेकिन मेरे दिल में बेचैनी थी। मैंने खुद से कहा, यह सब मेरा भ्रम हो सकता है। विनीत की आत्मा खत्म हो चुकी है। माया और अनामिका अब शांति में हैं। लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे से बाहर जाने वाला था, हवेली के फर्श पर हल्की सी कंपन महसूस हुई। मैं रुक गया। पीछे मुड़कर देखा तो कमरे के एक कोने में हल्की लाल रोशनी चमक रही थी। उस रोशनी से एक अजीब आवाज सुनाई दी, एक धीमी गहरी फुसफुसाहट। तुमने सोचा कि यह इतना आसान होगा? यह आवाज विनीत की थी। मेरी सांसें थम गईं। मैंने गुड़िया को देखा, लेकिन वह अब भी चुप थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह आवाज कहां से आ रही थी। तभी कमरे की दीवारों पर फिर से वही खून से लिखी आकृतियां उभरने लगीं। तुमने मुझे खत्म करने की कोशिश की, लेकिन मैं इस हवेली का हिस्सा हूं। माया और अनामिका की आत्माएं तो जा चुकी हैं, लेकिन मैं हमेशा के लिए यहां रहूंगा। विनीत की आत्मा अब पूरी तरह हवेली में समा चुकी थी। यह हवेली उसकी कैदगाह थी, और अब वह अपनी सीमाओं के भीतर से मुझे रोकने की कोशिश कर रहा था। तभी गुड़िया की आंखें फिर से चमकने लगीं। माया की आवाज सुनाई दी, अंशुल, तुम्हें अब विनीत की आत्मा को इस हवेली से बांधने के लिए आखिरी कदम उठाना होगा। इसके बिना वह हमेशा इसी जगह राज करेगा। मैंने माया से पूछा, क्या करना होगा? मैंने तो उसे खत्म कर दिया था, अब और क्या बचा है? माया ने कहा, डायरी के आखिरी पन्ने पर वह मंत्र लिखा है जो उसे इस हवेली में हमेशा के लिए कैद कर देगा। लेकिन सावधान रहना, वह तुम्हें रोकने की पूरी कोशिश करेगा। डायरी अब भी मेरे पास थी। मैंने उसे जल्दी से पलटना शुरू किया। जैसे ही मैंने आखिरी पन्ना खोला, हवेली की दीवारें फिर से थरथराने लगीं। विनीत की आत्मा ने गुस्से से चीखते हुए कहा, यह मत करना। अगर तुमने वह मंत्र पढ़ा तो यह हवेली तुम्हारे लिए कब्रगाह बन जाएगी। मुझे अपने डर पर काबू पाना था। मैंने डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखे शब्दों को जोर से पढ़ना शुरू किया। हर शब्द के साथ हवेली की अंधकारमय ताकतें और भड़कने लगीं। हवा की तेज गड़गड़ाहट, चीखती आवाजें और मेरे चारों ओर उड़ती परछाइयां मुझे डराने लगीं। लेकिन मैंने मंत्र पढ़ना बंद नहीं किया। जैसे ही आखिरी शब्द मेरे मुंह से निकला, हवेली के फर्श पर एक बड़ा गड्ढा बन गया। वह गड्ढा अंधेरे से भरा हुआ था और उसमें से धुआं उठ रहा था। विनीत की आत्मा अब इस गड्ढे में खींचने लगी। उसने आखिरी बार मुझसे कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। यह अंत नहीं है, मैं फिर लौटूंगा। उसकी आवाज के साथ ही वह गड्ढे में समा गया। गड्ढा धीरे धीरे बंद हो गया और हवेली एकदम शांत हो गई। गुड़िया ने कहा, अब सब खत्म हो गया। मेरी और मेरी मां की आत्मा को शांति मिल गई है। यह हवेली अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। धन्यवाद अंशुल। मैंने राहत की सांस ली और हवेली से बाहर निकल आया। लेकिन मेरे दिल में अब भी यह सवाल गूंज रहा था, क्या विनीत सच में खत्म हो गया या यह सिर्फ एक और चाल थी? हवेली के दरवाजे से बाहर निकलते हुए मैंने एक गहरी सांस ली। लग रहा था कि एक भारी बोझ उतर गया हो। हवेली अब शांत थी, जैसे वहां कभी कुछ हुआ ही ना हो। माया और उसकी मां की आत्माएं अब मुक्त थीं, और विनीत की रूह को इस हवेली में हमेशा के लिए बांध दिया गया था। गुड़िया अब मेरे हाथ में शांत थी। उसकी चमकती आंखें अब बुझ चुकी थीं। मैंने उसे जमीन पर रखा और अपने कदम उस रास्ते की ओर बढ़ाए जो मुझे इस खौफनाक जगह से दूर ले जाए। हवेली के बाहर सूरज ढल रहा था। आसमान में लालिमा फैली थी, जो एक नई शुरुआत का संकेत दे रही थी। मैं धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ने लगा।
मेरे दिमाग में अब भी विनीत की चीखें गूंज रही थीं, लेकिन माया की मधुर आवाज ने मुझे दिलासा दिया था। गांव के बुजुर्ग, जो हमेशा इस हवेली को अभिशप्त मानते थे, मेरी तरफ हैरानी और उम्मीद से देख रहे थे। मैंने उन्हें पूरी कहानी बताई। उन्होंने मेरी बात सुनी और कहा, तुमने जो किया वह असाधारण है। हवेली का श्राप अब खत्म हो गया। यह गांव अब सुरक्षित है। लेकिन मेरे मन में एक सवाल अब भी घूम रहा था। क्या विनीत सच में खत्म हो चुका है, या उसकी आत्मा फिर से बाहर निकलने का कोई रास्ता खोज लेगी? कुछ दिन बीते। हवेली में अब कोई हलचल नहीं थी। गांव वाले अब उस जगह के करीब जाने से नहीं डरते थे। मैंने महसूस किया कि मेरा काम पूरा हो चुका है। लेकिन एक रात जब मैं अपनी खिड़की के पास बैठा हुआ था, तो हवा का एक झोंका मेरे कमरे में दाखिल हुआ। वह झोंका ठंडा और असामान्य था। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे पास खड़ा हो। मैंने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी मेरी मेज पर रखी गुड़िया अचानक जमीन पर गिर गई। उसकी आंखें फिर से लाल चमकने लगीं, और फिर एक धीमी आवाज सुनाई दी, अंशुल, यह सिर्फ शुरुआत थी, मैं वापस आऊंगा। यह सुनकर मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मैंने गुड़िया को उठाया और गांव के मंदिर में ले जाकर उसे हमेशा के लिए जलाने का फैसला किया। पुजारी ने उस गुड़िया को पवित्र अग्नि में समर्पित कर दिया। जैसे ही गुड़िया जलने लगी, हवेली की तरफ से एक जोरदार गूंज सुनाई दी, और फिर सब कुछ शांत हो गया। यह कहानी यहां खत्म होती है। माया और उसकी मां को शांति मिल चुकी थी। विनीत की आत्मा हवेली में हमेशा के लिए कैद हो गई थी, और गुड़िया के साथ उसका आखिरी कनेक्शन भी खत्म हो चुका था। लेकिन क्या सच में हर कहानी का अंत होता है, या कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, बस समय के साथ छिप जाती हैं? यह सवाल मेरे साथ हमेशा रहेगा। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी पसंद और समर्थन ही हमें ऐसी अनोखी और रोमांचक कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। मैं प्रवीण कुमार आप सभी का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने यह कहानी सुनी और इसे अपना प्यार दिया। फिर मिलेंगे एक और नई रोमांचक और खौफनाक कहानी के साथ। धन्यवाद।